में हमने क्या किया था? क्वेश्चंस किए। बिल्कुल। तो आज हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनके उनसे आगे पढ़ेंगे हम कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। देन वी विल स्टडी हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन। तो आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा भी है। अच्छा आप बताओ, आपका क्या मतलब एक्सप्लेनेशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को लेके, आप क्या समझते हो? तो समझते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से? जो प्रोसेस खुद से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तन्वी। एनी प्रोसेस that has a tendency or urge to occur। ठीक है, जो प्रोसेस खुद से होने की टेंडेंसी रखता हो, शो करता हो। बेटा कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो खुद से ही हो जाएंगे बाय इटसेल्फ, राइट। कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जिनको होने के लिए थोड़ा बहुत इनिशियल पुश चाहिए रहेगा। आपने केमिस्ट्री में बहुत सी ऐसी इक्वेशंस पढ़ी होंगी जो हीट में या फिर किसी स्पेसिफिक कंपाउंड की वेपर में रखकर होती हैं, राइट। तो वो होता है कि आपको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करानी पड़ेंगी तब वो प्रोसेस हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज अंडर गिवन कंडीशन। इसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हम देखते हैं, और वो एग्जांपल हमने कई बार पढ़ा भी है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं मेल्टिंग ऑफ आइस को कंसिडर करूं तो मेल्टिंग ऑफ आइस कब होगी? -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल। जबकि मेल्टिंग ऑफ आइस तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन फॉर अ गिवन रेंज। ठीक है, तो अंडर सम कंडीशंस कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। इज दैट ओके? यस मैम। ओके बेटा, आप लोग ना ध्यान रखना कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि नेचर का फैक्ट है। नेचर में जितने भी लॉस, जितने भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है वो रिवर्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, और यही तो इशू है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस को भी ओके कर दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे। हमें वाला फैक्ट समझ में आया? यस मैम। ओके बेटा, ओके। जब हमको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इतना क्लियर है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी क्लियर हो जाता है। वो सभी प्रोसेसेस जो खुद से नहीं हो सकते। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रोसेस हो ही नहीं सकते? कैन दे अकर और नॉट? मैम हो सकते हैं। ओके, कब होंगे? एनी सजेशन, एनी वर्ड? मैम इसे हम करवाते हैं खुद से। यस यस यस, दे कैन अकर, बट व्हेन, जब हम पागलों की तरह पीछे पड़ जाए। ठीक है, हम उनको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कराते रहे। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट जो है वो लगातार लगा रहे, तब ये प्रोसेस कैन अकर। फॉर एन एग्जाम्पल, आई टेक 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर होम। एक बात बताओ, जो हमारे घरों की वाटर कैपेसिटी, वाटर स्टोरेज यूनिट होती है, यानी कि जिसे हम टंकी वगैरह बोलते हैं, वो यूजुअली घर के छत पर रखी रहती है, राइट? यस मैम। पानी नीचे से ऊपर कैसे चढ़ता है? ये तो नेचर के अगेंस्ट है ना, क्योंकि नेचर क्या बोलता है कि पानी ऊपर से नीचे आएगा। बट जो भी टंकी छत पे रखी रहती है उसमें पानी कैसे जाता है? नीचे से ऊपर। ये तो नेचर के अगेंस्ट है। ये कब होता है? जब हम मोटर ऑन करते हैं। तो वी आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग द एनर्जी। एक एक्सटर्नल एजेंट हमने लगा रखा है, मोटर का काम ही है कि वो पानी को ऊपर चढ़ाएगा, राइट? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जो रेफ्रिजरेटर है वो ठंडा है उसके आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से, बट स्टिल वो हीट रिजेक्ट करता है। नेचर तो ये नहीं बोलता। नेचर क्या बोलता है? दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बट इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, हीट इज रिजेक्टेड आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है। जब आप प्लग ऑन करते हो तभी तो रेफ्रिजरेटर ये फंक्शन करता है। यस मैम। आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्लियर होगा? ठीक है, वेदर इट्स रेफ्रिजरेटर,
ओके, या फिर वाटर का फ्लो हो। चलो दैट्स गुड। अब अगर हमें ये चीजें समझ में आती है तो हमें ये समझ में आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा नेचर का लॉ है, एक नेचुरल लॉ है, ठीक है। ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि नेचर में ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? वो डायरेक्शन देती है ना, डायरेक्शन कंट्रोल करती है कि इधर जा सकते हो, इधर नहीं जा सकते, उधर जा सकते हो, राइट? यस मैम। ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एनर्जी का कैलकुलेशन देखता है और वो हर प्रोसेस को टिक कर देता है कि ये हो सकता है। बट सेकंड लॉ बोलता है कि ये फर्स्ट लॉ इधर जा सकता है, इसके रिवर्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स द ट्रैफिक पुलिस टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ी होगी, एंट्रोपी, पढ़ी है? यस मैम। यस मैम। ओके, क्या होता है एंट्रोपी? रैंडमनेस होती है। यस, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। बिल्कुल सही। एक बात बताओ, पूरा यूनिवर्स डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, मतलब पूरा यूनिवर्स डिसऑर्डर्ड स्टेट को ज्यादा प्रेफर करता है ना? यूनिवर्स प्रेफर chaos, इज दैट ट्रू और नॉट? लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैं आपको पहले ह्यूमन टेंडेंसी से बताती हूँ। एक बात बताओ, आपको बोला जाए कि आपको 1 घंटा फिजिक्स का लेक्चर देखना है या फिर 1 घंटा आपको नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज उड़ानी है, व्हाट वुड यू चूज? बताओ, क्या नहीं बता रहे? सेकंड ऑप्शन। एग्जैक्टली तुमसे पहले मैं सेलेक्ट करने वाली हूँ सेकंड ऑप्शन। आई विल लाइक ओके स्टार्ट फ्रेंड्स और समथिंग। तो ये हम लोगों के अंदर भी तो डिसऑर्डरनेस है, हम लोग भी तो डिसऑर्डर्ड स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं। वी नो दैट फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, वी नो दैट वन क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट स्टिल व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू स्विच टू नेटफ्लिक्स। सो दिस इज व्हाट even as a human we have a tendency to prefer the disordered state. एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, just to make you feel that nature prefers the disorderedness. एक बात बताओ, एक हम ऐसी फंक्शन लेते हैं, रोलिंग ऑफ अ डाइस। डाइस कौन सा? वो लूडो वाला। एक बात बताओ, इसमें से वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स ना, 1 2 3 4 5 and 6। यही आ सकता है? यस मैम। यस मैम। ओके, लेट्स से कि काफी को डाइस रोल करनी है, ठीक है, और लेट्स से तन्वी का जो लूडो का पीस है वो उससे 3 नंबर आगे है। तो इन केस अगर काफी को तन्वी का वो लूडो वाला पीस नॉकआउट करना है, शी नीड्स 3 ना। तो ये 3 क्या है? ये काफी के लिए ऑर्डर्ड स्टेट है ना? बोलो, इज दैट Yes, ट्रू और ma'am. नॉट? यस मैम। बिल्कुल है। अब इसके 3 आने के चांसेस कितने हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 3? 1/6. 1/6। And what is the probability to not get 3? कि 3 ना आए? 5/6. Did you see that? 5/6. Probability of being a disordered state is much higher than the probability of getting ordered state. Is that true or not? यस Yes, मैम। ma'am. So we can say कि hashtag मार देते हैं इधर, nature prefers disordered state. ठीक है, इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली ये बताता है कि जिस प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होगा वो प्रोसेस पॉसिबल होगा, यानी कि जिस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही होगी वो प्रोसेस पॉसिबल होगा, उसके अपोजिट वाला नहीं होगा, ठीक है। बट अपने को एंट्रोपी वाला चीज पढ़ना ज्यादा नहीं है, मैं जस्ट फील देने के लिए सब बोला। आपको जो पढ़ना है, आपकी बुक में 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, ठीक है, एक होगा केल्विन प्लैंक का, क्लॉसियस का होगा। तो वो स्टेटमेंट आप वहां से पढ़ लेना बेटा बुक से। मैं आपको उसका बेसिक क्रक्स बताती हूँ, बोलना क्या चाह रहा है। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेगा कि एंटायर अमाउंट ऑफ हीट वुड कन्वर्ट इनटू वर्क, ठीक है।
पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली पूरा का पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात कौन बोलेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस है, वो उसको डायरेक्शन देगा कि भाई वर्क से हीट तो तू चला जा, 100% चला जा, बट हीट से वर्क 100% नहीं जाएगा। कभी भी हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डू वी गेट इट? Yes. ओके, Yes, ma'am. दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट हीट इंजन। अब से ना आने वाली क्लास, इस वाले लेक्चर में हम हीट इंजन, कार्नोट इंजन, इन दो को पढ़ेंगे। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ना, इसको हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं वंस फॉर ऑल। सोर्स, इंजन और सिंक। सोर्स एक ऐसी बॉडी है जो हायर टेम्परेचर पर, आपको दिख रहा है T1 टेम्परेचर है उसका, सिंक का T2 टेम्परेचर है। T1 इज मच ग्रेटर देन T2। इज दैट Yes, ओके? Yes, ma'am. ओके, हमको पता है जो हायर बॉडी होती है, जिसका टेम्परेचर हायर होता है, वहां से हीट फ्लो करती है। तो यहाँ पर हुआ भी ऐसा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करी है सोर्स से, ठीक है। इस Q1 में से सिर्फ W वाला जो पार्ट है वो इंजन ने वर्क करा है, बाकी Q2 अमाउंट क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। आप देख रहे हो, हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, Q2 अमाउंट था जो रिजेक्ट हो गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे एप्लीकेबल रहा ना, वैलिड रहा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और देखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। यहां से अगर मैं आउटपुट देखूं तो आउटपुट Q1 माइनस Q2 होगा ना, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपका इंजन कितना एफिशिएंट है, तो आप कहोगे कि वो कितना आउटपुट दे रहा है अपॉन कितने इनपुट पे। यही तो एफिशिएंसी का मेजरमेंट होगा। Yes, Yeah. ma'am. ठीक है, तो आउटपुट है वर्क और इनपुट है Q1। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बेटा यू विल गेट 1 माइनस Q2 बाय Q1। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ये जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी किसके लिए? हर एक इंजन के लिए, फॉर ऑल हीट इंजन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला वैलिड करेगा। बताओ यहां पर किसी को कोई इश्यू? No, ma'am. एक छोटा सा डिस्कशन ना सेकंड लॉ का यहां पर भी कर लेते हैं। एक बात बताओ बेटा, अगर सेकंड लॉ ये ना बोल रहा होता कि हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, अगर वो ये नहीं बोल रहा होता तो क्या बोल रहा होता? कि हीट वर्क में जा सकती है, यानी कि Q2 वुड बी 0। ये तो बोल रहा है वो। अगर हम उसका उल्टा माने, हम सेकंड लॉ को ना माने, तो हम ये तो बोल रहे हैं Q2 0, राइट? Yes, ma'am. और अगर Q2 0 हो गया तो आप एफिशिएंसी का परसेंटेज देखो 100%। इज दैट ट्रू और नॉट? देखो Yes. आप यहाँ पे Q2 को 0 पुट कर दो, है ना, 1 आ गया, 1 into 100, 100%। अब मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक फैक्ट है कि आप कभी भी 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर सकते? आप बताओगे कि ये क्यों नहीं हो सकता? सोचो। Due to entropy. हाँ, वो तो एक फैक्टर है, लेकिन वो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ ही गया ना। फिलहाल के लिए हम मान रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ही नहीं। चाहिए क्यों हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या ऐसा नॉनसेंस सा हो जाएगा अगर वो ना हो तो? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर आप Q2 इज इक्वल टू 0 बोल रहे हो, यानी कि आप क्या बोल रहे हो? कि देयर इज नो नीड ऑफ सिंक। भाई सिंक का काम ही क्या था? कि वो T2 टेम्परेचर पे Q2 हीट एब्सॉर्ब कर रहा था, है ना? देखो एक बार फिर से, ये सिंक क्या कर रहा है? T2 टेम्परेचर पे Q2 हीट को एक्सेप्ट कर रहा है ना? बताओ। Yes, ma'am. अगर मैं ये सिंक हटा दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा? आपने तो Q2 0 बोल रखा है, Yes, ma'am. है ना? Yes. हम सिंक हटा दें, यानी कि आप सोच रहे हो आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ एक बॉडी लगाकर, सिर्फ सोर्स को रखकर T1 टेम्परेचर पर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं। नो नीड ऑफ सिंक का मतलब ये भी तो हुआ देयर इज नो नीड ऑफ कोल्ड बॉडी Yes, ma'am. या लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी। इज दैट ट्रू और नॉट? यानी कि कितना नॉनसेंस हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो कुछ है ही, ठीक है। इसीलिए हम
ये चीज कभी गेट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखना, आप कभी भी 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। एक बार हम स्टडी करते हैं कि हीट इंजन वर्क कैसे करता होगा। देखो ये ना ऐसे समझो आपने अपनी बाइक ऑन करी, ठीक है? अब बाइक में एक वर्किंग फ्लूइड होगा, कोई गैस होगी, ठीक है? यहां पर एक पिस्टन है और पिस्टन से कनेक्टेड ये एक शाफ्ट है, ओके? और ये शाफ्ट कनेक्टेड है बेटा एक टायर से, इस तरह से। अब एक बात बताओ, आपने हीट प्रोवाइड कराई, राइट? हीट प्रोवाइड कराई यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा। ओके, गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन को आगे मूव करेगी। हाँ काफी, बोलो बेटा। Yes, ma'am. कि काफी कुछ बोलना चाह रहे हो बच्चे? No, ma'am. ओके हाँ, तो हमने हीट प्रोवाइड कराई, गैस एक्सपेंड हुई, गैस एक्सपेंड हुई, गैस ने पिस्टन आगे मूव किया, पिस्टन आगे मूव किया, ये शाफ्ट मूव हुआ, शाफ्ट से कनेक्टेड टायर घूम गया। वर्क क्या हो गया? वर्क इज पॉजिटिव। इज दैट ट्रू? Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, ये जो शाफ्ट है ये ड्यू टू इनर्शिया वापस पीछे जाने की कोशिश करेगा ना? ये पीछे जाएगा, ये पिस्टन पे वापस से फोर्स लगाएगा, गैस क्या करेगी? कंप्रेस करेगी ना? Yes, ma'am. अगर गैस कंप्रेस करेगी तो ये टायर वापस पीछे घूम जाएगा ना, मतलब जब शाफ्ट पीछे घूमेगा, यानी कि इधर क्या हुआ? नेगेटिव वर्क हुआ। अब आप इसे कैसे भी समझ लो, या तो टायर पीछे घूमा वैसे समझ लो, या फिर इस सिस्टम पे वर्क हुआ। जब भी हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वो नेगेटिव होगा ना, जब सिस्टम से वर्क होगा तो वो पॉजिटिव होगा। इज दैट ट्रू और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा कि हमेशा ये जो दो वर्क हुए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर मैं नेट वर्क डन की बात करूं तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी तो आप मूव कर पाते हो आगे, ऐसे थोड़ी आपने बाइक ऑन करो घर के बाहर ही झूल रहे हो, आगे पीछे थोड़ी होता है। हम आगे बढ़ते हैं ना, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि नेट वर्क डन पॉजिटिव है। ऑब्वियसली कुछ अमाउंट रिजेक्ट हुआ है, कुछ अमाउंट हम नहीं चाहते थे कि टायर पीछे जाए, पर ये जाएगा, बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, एंटायर अमाउंट ऑफ इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, सम पार्ट ऑफ इट वुड बी रिजेक्टेड। इज दैट ट्रू और नॉट? क्या ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. तो एक प्रोसेस में आप समझो एक्सपेंशन भी होगा, कंप्रेशन भी होगा, साइक्लिक प्रोसेस रहेगा बेटा। इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वन साइकिल, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टर्म में बोलेंगे वन स्ट्रोक ऑफ इंजन। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बढ़िया। लेट्स कम टू कार्नोट इंजन। ओ सॉरी, कार्नोट इंजन नहीं, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाली चीज फील करने के लिए आपको हीट इंजन फील हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन है IIT JEE की मेन इसमें पूछा गया है, ठीक है? और ये एक क्वेश्चन है जो हीट इंजन पे बेस्ड है, कार्नोट इंजन पे नहीं। यहाँ पर हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, पीवी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? फॉर 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, नेट वर्क डन भी निकालो और क्यू भी निकालो, ठीक है? तो ये वाला मैं करा देती हूँ आपको, क्योंकि हमें से चीजें समझनी है कुछ। मैम एक बार नेगेटिव वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट रिपीट करवा दीजिए। कौन सा वाला बेटा? मैम नेगेटिव वर्क डन। ये वाला? यस मैम। हाँ, मैंने बोला कि जब शाफ्ट आगे मूव हुआ तो ड्यू टू इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक Yes, है, ma'am. चेंज रेसिस्ट होगा, तो ये वापस पीछे जाएगा, सिस्टम पे वापस वर्क करेगा तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा, पहिया पीछे घूम जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। इज दैट ओके? यस मैम। ओके बेटा। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे मुझे V की कॉरेस्पॉन्डिंग P नॉट पता है, V नॉट पता है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर नहीं पता। बट आपको पता है इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए वी नीड टेम्परेचर ना, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? यही होती है ना? यस मैम। यस मैम। तो वी नीड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं। एक बात बताओ, A से B जाने पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? यस मैम। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस मैम। इफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आप क्या देखो, A से B जाने पे प्रेशर डबल हुआ,
यानी कि टेम्परेचर एट बी वुड बी डबल ऑफ व्हाट, टेम्परेचर एट ए। इज दैट ओके? Yes. ओके ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गया 2p नॉट v नॉट 2t नॉट। चलो लेट्स कम टू सी पॉइंट। When we move from B to C, then pressure is constant now. Yes, ma'am. If pressure is Yes, ma'am. constant, volume is directly proportional to temperature. यहाँ पे वॉल्यूम डबल हो गया है, B पर है V नॉट, C पर है 2V नॉट, तो टेम्परेचर एट C would be 4T नॉट। Is that true or not? Yes, ma'am. Okay. तन्वी क्लियर है बेटा आपको भी? निशा? मैम एक बार 4T नॉट कैसे हुआ? जब हम बी से सी मूव करेंगे, देखो प्रेशर कांस्टेंट है ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया ना? यस मैम। अब देखो वॉल्यूम बी पर वी नॉट है और सी पर 2v नॉट, यानी कि वॉल्यूम डबल हुआ ना, तो जो टेम्परेचर बी पर है उसका डबल टेम्परेचर हुआ ना सी पर, तो 4T नॉट हो गया। ओके मैम। ओके, नाउ लेट्स कम टू सी टू डी। अगेन सी टू डी क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी आप यहाँ पर देखो प्रेशर डिक्रीज हुआ है, हाफ हुआ है, तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2T नॉट। Yes, ma'am. चलिए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2T नॉट। क्लियर? अब हम इंटरनल एनर्जी आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि देखो एन दे रखा है 1 और मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है विच मींस 3, तो यहाँ पे हम आराम से इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 3/2 R इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इज दैट फाइन? Yes, ma'am. चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, तेजी से स्पीड में। 3/2 R, यहाँ पे टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ? ए से बी जाने पे T नॉट से 2T नॉट हुआ, यानी कि T नॉट पॉजिटिव, राइट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी B to C इज 3/2 R और टेम्परेचर 2T नॉट से 4T नॉट हुआ है, यानी कि प्लस का 2T नॉट चेंज हुआ, इट विल Yes. give me 3 RT नॉट। Then change in internal energy from C to D, it would be 3/2 R और टेम्परेचर इस बार बेटा डिक्रीज हुआ है, -2T नॉट, यहाँ से I got -3 RT नॉट। Then change in internal energy from D to A is 3/2 R और ये भी माइनस का T नॉट। इज दैट ओके और नॉट? वैसे तो देखो हम सबने इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, तो वी नो कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस इट इज गोइंग टू बी 0, बट यहाँ पे आपको प्रूफ भी मिल गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ 0 आ रही है ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपको फील देना था वो था कि वर्क पॉजिटिव जाएगा। एक बात बताओ, जो हमें ग्राफ दिया हुआ है इसमें या तो आइसोबैरिक प्रोसेस कैरी आउट हुआ है या आइसोकोरिक हुआ है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम 0 हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो मतलब वर्क डन 0, और आइसोबारिक में हमको वर्क डन कितना मिल जाएगा? P इंटू डेल्टा V। इज दैट ट्रू? Yes, ma'am. चलिए तो फटाफट से हम वर्क डन भी निकाल लेते हैं सारे प्रोसेसेस का। अब जो भी आइसोकोरिक प्रोसेसेस हैं उनको 0 रख देते हैं, ए भी है और सी डी है आई गेस। Yes, ma'am. चलो अब बी टू सी देखते हैं। देखो प्रेशर 2P नॉट और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि ये आएगा पॉजिटिव 2P नॉट V नॉट। इज दैट ट्रू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हेन यू मूव फ्रॉम D टू A तभी वॉल्यूम कम हो रहा है, 2V नॉट से V नॉट जा रहा है एट प्रेशर P नॉट। क्या ये माइनस P नॉट V नॉट होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी आप देखो यहाँ पर अगर हम नेट वर्क डन निकालें तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव P नॉट V नॉट ना? Yes, ma'am. देखा हमको पॉजिटिव वर्क डन मिला ना? Yes, ma'am. अब वर्क डन पॉजिटिव मिला है तो एनर्जी भी हमने एब्सॉर्ब करी होगी, तो अगर मैं नेट हीट निकालूं तो वो नेट वर्क डन प्लस नेट इंटरनल एनर्जी में चेंज आना चाहिए, यानी कि इट इज आल्सो प्लस P नॉट V नॉट। ठीक है, इट मेक्स सेंस। अगर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी तो एब्सॉर्ब हुई होगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हीट इंजन क्लियर होता है वो इस क्वेश्चन के साथ? Yes, ma'am. चलिए बढ़िया। लेट्स कम टू द कार्नोट इंजन। बेटा एक कार्नोट इंजन ना तकरीबन 1824 में डिजाइन हुआ था, मतलब
कार्नोट इंजन का ये जो मॉडल है ये इन्होंने 1824 में किया, और ये बंदा 1824 में बैठा हुआ इतना कॉन्फिडेंट है कि ये लोगों को बोलता है अगर तुम सोर्स और टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था किसी भी इंजन में 3 चीज होंगी, सोर्स, इंजन एंड सिंक। तो ये बोलता है कि अगर किसी भी मतलब कभी भी फ्यूचर में कभी भी जो टेम्परेचर सोर्स का है और जो टेम्परेचर सिंक का है, ये दो रेंज हो गई टेम्परेचर की, ठीक है, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो कार्नोट बोलते हैं कि आप कोई भी दुनिया का इंजन उठा लो, अगर वो इन दो टेम्परेचर के बीच रेंज कर रहा है, जैसे सपोज 4000 से 2000, T1 4000 मान लो, इसको 2000 केल्विन मान लो, इस बीच आपने कोई और इंजन वर्क कराया है, तो जो उसकी एफिशिएंसी आएगी वो मेरी एफिशिएंसी से, यानी कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, उससे बड़ी कभी नहीं होगी। समझ रहे हो ये क्या स्टेटमेंट दिया है? बशर्ते टेम्परेचर रेंज सेम होनी चाहिए, ठीक है? स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई इशू? No, ma'am. ओके बेटा, इन्होंने दुनिया का पहला और आखिरी, आखिरी तो नहीं, आखिरी तो खैर कोई भी बना सकता है, इमेजिनरी इंजन बनाया। ऐसा इंजन हो ही नहीं सकता जो उन्होंने बोला। इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस थे सारे प्रोसेस आइडियली फॉलो हो रहे थे। मैंने जब आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस बताए थे तब मैंने आपको बताया था ना कि ये कभी भी आइडियली कैरी आउट नहीं हो सकते, Yes, ma'am. क्योंकि आप कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो और सारा का सारा हीट वर्क डन में बदल जाए, नहीं हो सकता, Yes, ma'am. है ना? तो ये इन्होंने बोला कि ये सब इनके प्रोसेसेस में हुआ है। इन्होंने रिवर्सिबल इंजन बनाया, ठीक है, अगेन एक चीज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज, इन्होंने जो वर्किंग फ्लूइड लिया ना बेटा, वो वर्किंग फ्लूइड इन्होंने आइडियल गैस लिया। कहाँ मिलती है आइडियल गैस? सपनों में। एग्जैक्टली तो हम बात करेंगे इनकी नींद वाली इंजन की। चलो, इन्होंने बोला कि जो भी इनका इंजन है वो ये साइकिल फॉलो कर रहा था। पहले गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई, फिर एडियाबेटिकली एक्सपेंड हुई, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस हुई, फिर कंप्लीटली एडियाबेटिकली कंप्रेस हो गई, ठीक है? ये 4 प्रोसेसेस साइकिल हुए इनके। अब पढ़ते हैं इनकी साइकिल को थोड़ा सा। देखो वही इनका सेटअप है हीट इंजन वाला। यहाँ पर इन्होंने बोला Q1 इज इक्वल टू W/Q2, ये तो हमको भी पता था। यहाँ से एफिशिएंसी 1 माइनस Q2/Q1 आएगी, ये हमको भी पता था। लेकिन उन्होंने बोला कि इनकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1 माइनस T2/T1, ये जो टेम्परेचर रेंज है इस पर भी डिपेंड करती है। और ये सिर्फ और सिर्फ कार्नोट इंजन के लिए होगा, किसी भी और इंजन के लिए नहीं होगा। ये जो एक्सप्रेशन है सारे इंजन के लिए वैलिड है, बट दिस इज ओनली फॉर कार्नोट इंजन। ये आप बात ध्यान रखोगे, ओके? यस Okay, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ये वो सेटअप है, ये वो इक्विपमेंट्स है जो हमें चाहिए कार्नोट हीट इंजन बनाने के लिए, ठीक है? मैं एक स्लाइड और इसमें ऐड कर देती हूँ और तब हम इस बारे में बात करते हैं। एक सेकंड रुकना बस। देखो यहां पर इन्होंने एक सिस्टम बताया जिस सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड क्या है? आइडियल गैस, ठीक है? इन्होंने कहा कि जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, क्योंकि कोई भी एनर्जी, किसी भी तरीके की एनर्जी इसके फ्रिक्शन में वेस्ट ना हो, इसलिए इन्होंने क्या बोला? इट इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इज दैट ओके? इन्होंने बोला कि जो बेस है इस सिस्टम का वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, बाकी जो 3 बाउंड्रीज है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग है, एडियाबेटिक वॉल्स हैं। इज दैट ओके? समझ में आया हमको ये Yes, चीज? ma'am. Yes, ओके, ठीक है। अब इन्होंने 3 चीज और ली, सोर्स, सिंक एंड स्टैक। जो सोर्स था वो T1 टेम्परेचर पर था और इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी थी। बेटा लुक एट दिस वर्ड, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। आप क्या समझते हो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी से? बताओ क्या मतलब इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का? Change in temperature 0. नहीं,
इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब है कि आप इस वाले सोर्स से, सोर्स क्या कर रहा था, हीट दे रहा था ना, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा था, आप इस वाले सोर्स से कितना भी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करा लो, उसका टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। यूजुअली क्या होता है, जब आप हीट एक्सट्रैक्ट कराते हो तो टेम्परेचर फॉल करता है ना, लेकिन Yes, इस ma'am. सोर्स का नहीं करेगा, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट। Yes, ma'am. ठीक है। द सेकंड थिंग इज सिंक एट टेम्परेचर T2 व्हिच हैज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। यहां भी आप कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर लो, इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। ओके, Okay, ma'am. इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी समझ में आया मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इसका मतलब क्या है? Yes, ma'am. ओके। द थर्ड थिंग इज स्टैंड विच इज परफेक्टली इंसुलेटिंग या एडियाबैटिक। अगर हमको चार चीज समझ में आती है तो हम इनको फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले क्या करा इन्होंने, स्टेप फर्स्ट में ये जो सिस्टम था, ठीक है, वैसे गंदा सा बनाएंगे, इस सिस्टम को उठा के इन्होंने कहाँ रख दिया, सोर्स पे रख दिया। अब देखो सोर्स T1 पे काम कर रहा है, इसकी तीनों बाउंड्रीज क्या है, एडियाबैटिक है, लेकिन ये वाली बाउंड्री ये कैसी है, कंडक्टिंग है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा वेट है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, छोटा सा वेट, इनफाइनाइटली स्मॉल वेट। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब देखो अब हो क्या रहा है कि आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे से वेट रिमूव कर रहे हो, वेरी स्लोली यू आर रिमूविंग द वेट। अगर आप बहुत स्लोली स्लोली वेट रिमूव करोगे तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। ठीक है, Yes. Yes, ma'am. सोर्स से लगातार उसको हीट मिल रही है तो टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा, राइट? सोर्स से लगातार उसको हीट मिल रही है ना, तो टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। बेटा जो प्रोसेस स्लोली और कंडक्टिंग वॉल्स के बीच होता है, कौन सा प्रोसेस होता है वो? Isothermal. Yes, ma'am. बिल्कुल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसीलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। इसीलिए हमें जो पीवी डायग्राम था उसमें सबसे पहले प्रोसेस क्या मिला था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, Yes, ma'am. ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने इस सिस्टम को उठाया, ये तो स्टेप फर्स्ट था, Yes, Right? ma'am. अब हमने सिस्टम उठाया और उठाकर उसको रख दिया, बेटा कहां पर रख दिया, स्टैंड पर। ठीक है, स्टैंड क्या था, परफेक्टली एडियाबैटिक, राइट? अब Yes, ma'am. आपने जो वेट्स थे इनको फास्टली रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। अब बेटा आप वेट फास्टली हटा रहे हो, गैस फास्टली एक्सपेंड करेगी, और वॉल्स कैसी हैं, एडियाबैटिक। कौन सा प्रोसेस कैरी आउट हुआ, Adiabatic. एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, यहां हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखो आपने क्या, हीट तो पास करनी नहीं दी क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब लगातार आप उसमें से वेट हटा रहे हो, लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये एक्सपेंशन किस कॉस्ट पर हो रहा है, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर ना। अगर इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी तो टेम्परेचर भी तो फॉल करता जाएगा। तो अब हमने इस सिस्टम को स्टैंड पर तब तक रखा है जब तक टेम्परेचर फॉल करके T2 पर ना हो जाए, सिंक वाले टेम्परेचर पे। इज दैट ओके? Okay, ma'am. ठीक है, विच वुड बी आवर थर्ड स्टेप। अब हमने ये सिस्टम कहां रख दिया, सिंक पर रख दिया। ठीक है, जो T2 टेम्परेचर पर है। बेटा अब हम वेट को वापस रखना शुरू करेंगे, बट स्लोली। जब आप वेट को स्लोली रखोगे और कंडक्टिंग वॉल्स हैं, जब आप स्लोली रख लो तो क्या कर रहे हो, गैस को कंप्रेस कर रहे हो ना, और कंडक्टिंग वॉल से मतलब कि क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इज दैट ट्रू? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, एंड द स्टेप फोर्थ इज, हमने इस सिस्टम को उठाकर कहां रख दिया, सिंक उस पर, स्टैंड पर, और इस बारी हम बहुत तेजी से वेट को रखेंगे। ठीक है, अब अगेन कंप्रेशन होगा
एनर्जी कहीं जाएगी नहीं, एडियाबेटिक कंप्रेशन होके वापस हमको क्या मिल जाएगा, ये फोर्थ प्रोसेस। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। चलो अब हम बस अच्छे से इसका डेरिवेशन करते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। एक बात बताओ, अब एसीबी कौन सा प्रोसेस था हमारा? आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक्सपेंशन, सॉरी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो जो भी हीट इसने एब्जॉर्ब करी वही इसका वर्क डन होगा। और आइसोथर्मल के लिए हम वर्क डन कैसे लिखते थे? एनआरटी लॉग फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2 और इनिशियल वॉल्यूम V1। इज दैट ओके? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, लेट्स कम टू B2C। ओके, B2C कौन सा पॉइंट है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। बेटा एडियाबेटिक एक्सपेंशन कौन सा होता है? जहां हीट एक्सचेंज जीरो होता है। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालना चाहूं तो इट वुड बी NR1 माइनस गामा और T2 माइनस T1, राइट? Yes, ma'am. This is equation second. Okay. Let's come to the third point, जहां पर हम C से D पर जाएंगे, which is isothermal compression. बेटा आइसोथर्मल कंप्रेशन में वही वाली चीज, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। यहाँ पर अगर हम वर्क डन निकालना चाहे तो इट वुड बी NRT2 log फाइनल वॉल्यूम इज V4 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V3। दिस इज इक्वेशन थर्ड। इज दैट ओके? राइट? Yes, ma'am. चलिए अब लास्ट एक्सप्रेशन लिख देते हैं बेटा। लास्ट एक्सप्रेशन अपन लोग लिखेंगे किसके लिए? D2A, विच इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर क्या था? चेंज इन हीट जीरो, वर्क डन फोर्थ would become NR gamma minus, sorry, 1 minus gamma and T1 minus T2. This is the fourth equation. एक बात मुझे देखकर बताओ, क्या वर्क डन 4 नेगेटिव ऑफ वर्क डन 2 के बराबर है कि नहीं? वर्क डन 4 देख लिया हमने, देखो वर्क डन 2, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो T1 माइनस T2 आके W4 के बराबर हो जाएगा ना? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. बढ़िया। अब यहां से हम नेट वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, विच इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। बेटा W4 और W2 तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा W1 प्लस W3। इनमें से भी अगर मैं NR और इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, NR कॉमन ले लिया। क्या था इसके साथ? एक मिनट, आई थिंक V2 by V3 होगा ना, V2 by V1। हाँ, तो इट इज V2 by V1 प्लस T2 log E V4 by V3। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो बढ़िया। What about the efficiency of Carnot engine? Work done upon heat given, right बेटा? नेट वर्क डन कितना है? NR T1 log E V2 by V1 plus T2 log E V4 by V3। Is that true? Yes, ma'am. Okay, Q1 कितना था? NR T1 log E V2 by V1। अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखो फर्स्ट टर्म पूरी 1 बच जाएगी ना इधर से, इसको हम 1 प्लस T2 by T1 log V4 by V3 अपॉन log V2 by V1 ये रख सकते हैं ना? दिस इज एफिशिएंसी ना? Yes, ma'am. ओके, चलो अभी एक बात मुझे बताओ, जब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तब पीवी कांस्टेंट होता है ना, यानी कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ना। जब अपने पास एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो PV रेज टू द पावर गामा बराबर होता है ना, मतलब कांस्टेंट होता है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना? बताते जाओ। Yes, ma'am. ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगर अगेन हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ था तो हमने ऐसे लिख दिया, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ तो उसको हमने ऐसे लिख दिया।
ये 4 इक्वेशन क्लियर है अपने को? मैम। चलो, अगर मैं इन चारों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दूं तो आप देखो P1 P2 P3 P4 ये सब कैंसिल हो जाएगा P1 P4 P3 P2 से। मेरे पास बचेगा V1 V2 की पावर गामा, V3 V4 की पावर गामा, एंड देन V1 गामा, V2 V3 गामा, V4, क्या यही बचेगा? इज दैट ओके? Yes. चलो बढ़िया। V2 V4 एक साइड कर लेते हैं, एक सेकेंड। V2 गामा -1, V4 गामा -1, V1 gamma -1 and V3 gamma -1. Is that okay? Yes, ma'am. गामा -1 दोनों तरफ है, हटा दे तो V2 V4 V1 V3 मिल गया। यहां से V4 by V3 बराबर V1 by V2 मिल गया ना मेरे को? Yes, ma'am. चलो अब लास्ट वाली इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। आई डोंट नो कौन सी इक्वेशन है ये, फोर्थ मान लेता है, फोर्थ में पुट करते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, फोर्थ में यहाँ V2 by V1 है ना, बट मुझे रिलेशन में क्या मिला? V4 by V3 इज इक्वल्स टू V1 by V2। तो क्या मैं V2 by V1 का रेसिप्रोकल ले लूं? अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो -1 आएगा ना, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? -1 को बाहर ले आएगा, है ना? यस मैम। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो ऐसा होता था, कब? जब ऐसा होता था, ठीक है? तो उस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके इस फोर्थ इक्वेशन को लिखा जा सकता है, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 by T1 log V4 by V3 and upon V1 by V2। Is that okay? बेटा अभी अभी आपने प्रूव किया कि V4 by V3 is equals to V1 by V2। चलो तो बस फटाफट से मैं समझ में आ गया कि ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड व्हाट वी गेट ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 by T1। और यही क्या था? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है, कई बार आ जाता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो वी विल ट्राई टू डू दैट। ये चीज समझ में आई हमको? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। बेटा अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, यहाँ तो स्लाइड ही खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कार्नोट पे बेस्ड, ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको बताया 8 जनवरी का हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पेपर अच्छे से मतलब पढ़ के आना खुद से भी। कहाँ से पढ़ोगे? आपके पास लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करना, गूगल पे टाइप करके आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी, उसके सेकंड कॉलम पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक में पेपर भी है, सोल्यूशन भी है, तो वो पढ़कर आना। दूसरी चीज क्या थी इंपॉर्टेंट, इस वाले लिंक को लगातार देखते रहा करो, उसमें अपडेट होता रहता है। जैसे कि मैंने थर्मोडायनेमिक की डीपीपी ऐड करी है, तो देख लेना, जैसे जैसे वीडियोस यूट्यूब पे बढ़ जाएंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक्स आ जाएंगे, नोट्स के लिंक्स पड़ जाएंगे, तो आप ये शीट देखते रहना। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डेरिवेशन हाँ जी तो डेरिवेशन आएगा पेपर में? बेटा, अगर आप बात कर रहे हो सब्जेक्टिव पेपर की, विच मीन्स 11th की, तो बिल्कुल आएगा, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, और कार्नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। मैम ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है? नो मैम। मैम 11th के सिलेबस से डिलीटेड है। चलो तो अपने तो एक मिनट, तो कल सिलेबस बच्चों से डिस्कस किया था, आईआईटी के सिलेबस में तो है ये, बल्कि रेफ्रिजरेटर नहीं है आईआईटी के सिलेबस में। देखा आपने? आई थिंक यहाँ पे तो दिखेगा भी नहीं, वैसे यहाँ पे देखो कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी करके दे रखा है, तो आईआईटी के लिए तो इंपॉर्टेंट था ही। फिर अपन लोग आईआईटी के लिए थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से थ्योरीज लेके जा भी रही हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. तो अगर आपके पास आईआईटी का सिलेबस है तो आप लोग चेक करो, हमारा थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो गया। वैसे तो आई गेस आप लोगों के पास होगा ही, राइट? इसके अंदर देखो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा हो गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी हमने कर लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ये भी हमने कर लिया, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी ये भी हमने पढ़ लिया, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लिया, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ दिया,
और कार्नोट इंजन और इसकी एफिशिएंसी भी पढ़ दिया। ठीक है, द सेल्युलर थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस दे रखे हैं, वो अपने वही हीट इंजन वाला सीन हो गया। ठीक है, तो एक देख लेना आप लोग, सिलेबस भी अपना सही रहेगा। बाकी ठीक है, और कोई डाउट, कुछ मैम परेशानी? हम कार्नोट इंजन क्यों पढ़ते हैं? ये तो एकदम आइडियल इंजन की तरह है। बिल्कुल, कार्नोट इंजन क्यों पढ़ते हैं? देखो, हमारे फिजिक्स में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो आइडियल सिनेरियो पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आइडियल चीज ना एक बेंचमार्क सेट करती है। अब हमको पता है हम कंप्लीटली उनके जैसा नहीं बन सकते, पर हम इतना एफिशिएंट इंजन बना सकते हैं जो उनके पहले शायद 95% क्लोज हो, फिर 96%, 97, 99, 99 पे रुक जाए, बट उतना एफिशिएंसी हम ला पाए। ठीक है, तो उन प्रोसेसेस को देख देख कर हम सीखते हैं कि अच्छा इस प्रोसेस का बेंचमार्क क्या है, इसको यहां तक लेकर जाना है। अब वो कैसे जाना है, वो उस प्रोसेस की बारीकी समझ के फैब्रिकेट होता है। ठीक है, इसलिए आइडियल चीज पढ़नी जरूरी होती है। आपका पूरा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। यस मैम। ठीक है, नेहा, आपने एक सरफेस एनर्जी का बेटा लेक्चर देखा, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। बताइए, आप माइक ऑन करके बता देना, जैसे बताना है बताओ, मैं फिर आपको बताती हूँ कैसे कैसे होगा। नहीं देखा तो बेटा आप देखो तो सही एक बार, देखो उसमें प्रॉपर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आई गेस 55-60 मिनट्स का। तुम लोगों के साथ हुआ भी था इन लोगों के साथ, तो एक बार आप उस लेक्चर को देखो, तब भी कोई इश्यू रहता है तो लेट मी नो। सरफेस एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आई कैन नॉट गिव यू अ रिकैप इन अ 10 मिनट्स और समथिंग। ठीक है, आप एक बार बताओ उसमें से क्या क्या पॉइंट समझ में नहीं आए, देन आई विल हेल्प यू। इज इट ओके? करोगे आप इतना बात? ओके, यस पर मैम। मुझसे पूछ जरूर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे ये वाली चीज समझ नहीं आई। बाकी और कोई इशू किसी को, बिटली लिंक से लेकर किसी और चीज से लेकर कोई परेशानी हो तो बताओ। नो मैम। डीपीपी चेक करते हो? नहीं करते ना, वहां पे बस लगा के रख रखे हैं। मैम अगर डीपीपीज के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैम आप सॉल्व करेंगी? ऑब्वियसली, लेकिन मेरा वही वाला है, थोड़ा संडे का सीन है। ठीक है, संडे तक मिल जाएगा। डीपीपी भी है, उसकी सॉल्यूशंस भी हैं, आप सॉल्यूशंस भी स्टडी करो, अगर नहीं आते तो मतलब व्हाई आई एम हियर। ठीक है, तो प्रॉब्लम से सॉल्व होंगी ना आपकी, बट पहले मेहनत करो। मतलब ऐसे नहीं कि बैठ के बस ऐसे ही बता दिया कि अब कड़ पकड़ में वो आज पूछेंगे 10 क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ो, पढ़ के बताओ मुझे कि हाँ यहाँ गलती हो रही है, यहाँ समझ नहीं आ रहा, आई हेल्प यू देयर। और कोई इशू? इंसुलेटिंग है तो वो एडियाबेटिक होती है या डायथर्मिक? एक बार फिर से बोलो, आपकी वॉइस स्टार्टिंग में ब्रेक कर रही थी। परफेक्टली इंसुलेटिंग। हाँ, परफेक्टली इंसुलेटिंग मतलब एडियाबेटिक, नॉन कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, उसमें लिख रखा था आइसोथर्मल में। क्या लिख रखा था आइसोथर्मल में? परफेक्टली इंसुलेटिंग लिखा था। आइसोथर्मल में? यस मैम। ओके, लेट मी चेक इट। ये चलो मैं एक बार कैमरा ऑफ करके बिटली लिंक चेक करती हूँ, 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, बाकी और किसी ने भी ये चीज देखी? खुशी खुशी, लेट मी चेक, लेट मी चेक। बताओ बेटा, और कोई परेशानी किसी को, ये सब सही चल रहा है? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? हमारी है। अच्छा, एक सेकंड में जरा इस वाला इशू देख लूं। बेटा आई थिंक फोर्थ किस लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में ही होगा ना? फोर्थ लेक्चर है। अच्छी। ओके, ये गलती से लिख दिया गया है आइसोथर्मल में, एडियाबेटिक में होता है नॉन कंडक्टिंग। आई गेस रिकॉर्डिंग में मैंने कंडक्टिंग ही बोला होगा। कंडक्टिंग बोला था। हाँ, तो ये गलती से बोलते बोलते गलती से टाइप हो गया है परफेक्टली इंसुलेटिंग। चलो इस चीज को अब तो ये मैं क्या ही चेंज करूंगी, मतलब मैं
देखते हैं चेंज करूंगी कि नहीं। बाकी तुम लोग तो चलो ध्यान रखना, परफेक्टली कंडक्टिंग होता है, ठीक है। चीज मैंने बोली तो सही है, लिख गलत दी है गलती से, ठीक है, मैम फ्लो में। हाँ जी, मैम जो आपने प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला क्वेश्चन करवाया था ना, वो एक बार दिखा दीजिए। जो अभी कराया है। मैम जिसमें हमें इंटरनल एनर्जी वर्क डन निकालने थे। हाँ हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल? नो, यस मैम। दिस क्वेश्चन राइट? यस मैम। ओके, मैम क्या ये 3D ग्राफ है? 3D में आते हैं मतलब? मैम क्योंकि इसमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के मतलब दे रखे हैं ना। अच्छा, ये मैंने साथ में लिख दिया। देखो 3D 2D तो पेपर में तो 2D जैसा ही मिलेगा, मतलब पेपर तो 2D है ना। ये ग्राफ कैसे भी आ सकता है, ठीक है। आपने नोट कर लिया? मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं? यस मैम।